हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है वो डॉन राम मोहन राय विद द टाइटल ऑफ राजा। ऑप्शन ए है शाह आलम सेकंड, ऑप्शन बी है शाहजहां सेकंड, ऑप्शन सी है आलमगीर सेकंड एंड ऑप्शन डी है अकबर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज में हमने डिक्लाइन ऑफ द मुगल डायनेस्टी काफी डिटेल में कवर किया। होपफुली वो सेशन आपने देखा होगा। अगर इनकेस आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो इस सेशन के बाद आप उस सेशन को बहुत ही इजीली एक्सेस कर पाएंगे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर देखिए आपने वो सेशन देखा होता तो डेफिनेटली 6 से 7 क्वेश्चन आप आज बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाते हैं। बट चलिए कोई बात नहीं, हम सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आएंगे वो क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली याद भी हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपने अभी तक मार्क कर लिया होगा और यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अकबर सेकंड। अकबर सेकंड के द्वारा राम मोहन राय जी को राजा का टाइटल दिया गया था 1833 में। और अकबर सेकंड का जो टेन्योर है हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए 1806 से लेकर 1837 तक। और ये टाइटल क्यों दिया गया था? देखिए अकबर सेकंड चाहते थे कि इनकी पेंशन में वृद्धि हो। डेट्स वाई इन्होंने राजा राम मोहन राय जी को लंदन भी भेजा था कि वहां जाकर ये ब्रिटिश ऑफिशियल से बात करें और इनकी पेंशन थोड़ी सी बढ़ जाए। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकबर सेकंड से सभी के सभी टाइटल्स भी ले लिए थे। ये भी आपने यहाँ पर याद रखना है। सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकबर सेकंड से। एक तो इन्होंने राजा का टाइटल किसको दिया था? राम मोहन राय जी को। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे टाइटल सारे वापस लेने को कहा था? अकबर सेकंड। इनका टेन्योर भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बहादुर शाह जफर? अब हमने यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या है? ही वॉज एन एम्पायर विदाउट एम्पायर। ऑप्शन बी इब्राहिम जौक एंड असाद उल खान गालिब वेयर हिज पोएट्री टीचर। एंड ऑप्शन सी है हसन अक्सरी वाज हिज स्पिरिचुअल गाइड। एंड ऑप्शन डी है ही रिसीव्ड लेस देन 1 लाख रुपी एज पेंशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। और आज डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज में इतना डिटेल में हमने बहादुर शाह जफर को डिस्कस नहीं करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन और जितना हमने कवर किया था बस उतना ही पूछा जाता है। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। दो स्टेटमेंट तो हमने डिस्कस करी थी आज जब हम डिकोड स्पेक्ट्रम से डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको जो पेंशन मिलती थी वो 1 लाख से थोड़ी सी ज्यादा थी, या 1 लाख आप मान सकते हैं। और 1200 इनको मिलता था फैमिली एक्सपेंस के लिए, 1 लाख पेंशन, और 15 लाख जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो इनको एज अ रेंट के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी 15 लाख रुपीज। तो ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ही वॉज एम्पायर विदाउट एम्पायर। एंड इब्राहिम जौक एंड असाद उल खान गालिब मिर्जा गालिब वेयर इज पोएट्री टीचर। हसन अस्करी वाज हिज स्पिरिचुअल गाइड। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और 1857 की रिवोल्ट में जब इंडिया के पास ऐसा कोई किंग नहीं था, तो जब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे थे जगह जगह पर रिवोल्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंगेज में, तो इंडियंस को लगा कि एक हमारे पास सेंट्रल पावर होनी चाहिए और तभी हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ पाएंगे। तो इंडियंस ने उस समय एक तरह से मुगल किंग को एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान की उपाधि दी। और आपको याद आ रहा होगा मैंने काफी डिटेल में बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में कि दिल्ली चलो का एक स्लोगन भी उस समय देखने को मिला था कि दिल्ली चलते हैं और जो हमारे मुगल के किंग है उनसे हम यहाँ पर दरख्वास्त करेंगे कि आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जंग का ऐलान करें और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा दें। तो आपको बताइए 1857 का जो रिवोल्ट था वो काफी भयंकर था। और हमें ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में देखने को मिल रहा था, लेकिन जहां पर भी हो रहा था वहां पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मेरठ से, है ना। तो 1857 का रिवोल्ट अभी हम स्पेक्ट्रम सीरीज में भी कवर करेंगे, वहां पर मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए जस्ट आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1857 का जैसी रिवोल्ट खत्म करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है कि इसके आगे कोई भी मुगल एम्पायर ना हो और आगे हमें कोई ऐसा रेजिस्टेंस ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो और हमने जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया कि जो हमारी डी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 लाख पेंशन मिलती थी और 1200 इनको फैमिली एक्सपेंस के मिलते थे, और 15 लाख इनको एज अ जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो रेंट के तौर पे इन्होंने दी हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल नोन उर्दू पोइट मिर्जा गालिब वाज द ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है मिर्जा गालिब से, ये कौन से राजा के एम्पायर में हमें देखने को मिले, मतलब इनकी प्रेजेंस कौन से राजा के एम्पायर में। तो हमने वो सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, इब्राहिम जोक एंड असद उल खान गालिब वेयर इज पोएट्री टीचर। तो किसके एम्पायर में होंगे ये, बहादुर शाह जफर के एम्पायर में। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से बिलोंग करते थे। वैसे ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में ही ज्यादातर हमें देखने को मिलता है, या यूपी में जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने यूपी बोल दिया तो डेफिनेटली इसका आंसर या तो आगरा होगा या लखनऊ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आगरा। तो आपने याद रखना है मिर्जा असदुल्ला बैग खान आल्सो नोन एज मिर्जा गालिब, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, आगरा, आगरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट। एक हमारे पे असर्शन है, एक रीजन है। हमने यहाँ पर एग्जामिन करना है कि दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है, या हमारा जो असर्शन है वो सही है, या रीजन सही है, या फिर दोनों गलत है। तो एक बार हम देख लेते हैं असर्शन क्या है। शाह आलम सेकंड स्पेंट द इनिशियल ईयर ऑफ हिज ईयर एज एन एम्पायर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल। रीजन क्या है, देयर वाज ऑलवेज डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर। और देखिए देखो नॉर्थन वेस्टर्न फ्रंटियर तो एक तरह से हमेशा से डेंजर जोन बना रहा है, और डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी में तो उसके बाद हमारे को देखने को मिले थे बहुत सारे अटैक भी हुए थे नॉर्थन वेस्टर्न रीजन से, जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन है ना। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो तो बिल्कुल सही हो जाएगी, लेकिन रीजन ये नहीं था, रीजन कुछ और था, वो हम डिस्कस करते हैं। अब शाह आलम सेकंड का जो इनिशियल फेज था उसमें ये अपने एक तरह से कैपिटल से दूर रहते, और इनका मेन रीजन क्यों क्या था दूर रहने का, एक पर्सन का नाम आपने यहाँ पर याद रखना है, इमाद उल मुल्क। अब ये पहले इंसान जो इमाद उल मुल्क है, ये एक नोबल होता था, और इसने एक टाइम पर बहुत ज्यादा पावर गेन कर ली थी, और इसके बिहाफ पर ही कोई ना कोई किंग बनता था मुगल डायनेस्टी में, है ना। तो इतना पावरफुल था, और जैसे ही इमाद उल मुल्क पावरफुल हुआ तो उसने शाह आलम सेकंड को एक तरह से दिल्ली से ही भगा दिया, और ये वाजिर होता था मुगल एम्पायर में, और ये चाहता था कि मैं किसी दूसरे को किंग बनाऊं, है ना। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, ये किसको चाहता था किंग बनाना, शाहजहां थर्ड को। तो यहाँ पर जो शाह आलम सेकंड है वो लगभग 12 साल अपने अंपायर से दूर रहते हैं, और पहले इनको शरण मिलती है अवध में, देन इनको शरण मिलती है मराठास के यहाँ, और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर समझ में आ गया शाह आलम सेकंड। अच्छा, शाह आलम सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, क्योंकि इनके समय में ना दो बैटल्स हुई थी। एक बैटल थी 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और मराठास प्रोटेक्ट कर रहे थे मुगल इरा को, मतलब जो मुगल कैपिटल है उसको। और पानीपत में मराठास ने एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो अफगान से या पर्शिया से एक इन्वेडर आ रहा था, अहमद शाह अब्दाली, पर्शिया ही यहाँ पर, ठीक है, अफगानिस्तान नहीं, अहमद शाह अब्दाली। और इसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान का जो आज का मैप है लगभग लगभग वहां पर अहमद शाह अब्दाली रूल करता था। तो अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था कहाँ पर, इंडिया में, और इंडिया में इसने दिल्ली को बहुत ही बुरी तरीके से लूटा था, और वैसे तो 8 बार इसने अटैक किया था। लेकिन जो 1761 का बैटल है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मराठास बुरी तरह से ध्वस्त हुए थे, और इनिशियल तो यही लग रहा था कि मराठास जीत जाएंगे, मराठास के पास अच्छी खासी सेना थी, लेकिन यहाँ पर मराठास इस बैटल में हार गए थे। रीजन बहुत सारे डिस्कस करेंगे हम, जो हमारी डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज है उसमें। और अभी के लिए आपने याद रखना है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी शाह आलम सेकंड के समय में। और एक आपने यहाँ पर याद रखनी है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 में। अब ब्रिटिशर से परेशान थे बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम उस समय। और अवध के नवाब सुहाजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने टीम अप कर लिया, और टीम अप करने के बाद इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैटल लड़ा। और इस बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कर रहे थे हेक्टर मुंडो, और हेक्टर मुंडो ने विद इन 1 डे इनको ये बैटल हरा दी। और यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके समय में थी, शाह आलम सेकंड के समय में। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है कि 12 साल जब ये अपने एम्पायर से दूर रहे थे, तो उस समय सबसे पहले तो इनको सपोर्ट मिली अवध से, फिर मराठा से। तो यहाँ दिल्ली में एक तरह से कौन अपना रूल कर रहा था, तो एक रोहिला किंग थे जिनका नाम था नजीब उद दौला या नजीब खान। ये यहाँ पर एक तरह से डिक्टेटरशिप चला रहे थे, और उसके बाद इनके जो सन थे जब्ता खान, और फिर ग्रैंडसन गुलाम खादिर, और गुलाम खादिर को सिंधिया जी ने मार दिया था। और देन यहाँ पर एक तरह से मुगल को जो थ्रेट था
गुलाम खादिर से वो थ्रेट से इनको बचाया था। तो फर्स्ट 12 ईयर्स बहुत ही एक तरह से इन्होंने अपने अंपायर से दूर रहकर रूल किया है। आप इतना यहाँ पर समझ सकते हैं, और बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हमें यहाँ पर याद नहीं रखना। महादजी सिंधिया ने मेरठ में हराया था किसको? गुलाम खादिर को। ये याद रखना, हम कहाँ हराया था? मेरठ में 1789 में। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी? बहुत इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी, एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम मुगल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी कब रूलर बनते हैं? तो यहाँ पर आपने याद रखना है 1489 में, और 1517 तक इन्होंने रूल किया था। ये सेकंड लोधी रूलर थे। फर्स्ट थे बहलोल लोधी। 1451 में लोधी डायनेस्टी एक तरह से दिल्ली सल्तनत में रूल करना स्टार्ट करती है। बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, एंड सेकंड रूलर होते हैं सिकंदर लोधी, एंड थर्ड कौन थे लोधी डायनेस्टी से? इब्राहिम लोधी। अच्छा, आपने यहाँ पर याद रखना है कि मॉडर्न आगरा वाज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी, और इन्होंने फिर अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट कर लिया था दिल्ली टू आगरा। फिर बाबर भी आगरा में रहा था स्टार्टिंग के डेज में, और उसके बाद अकबर ने इसको थोड़ा सा पर्शियन स्टाइल में बनाया था। आगरा फोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला था, और आगरा के नियर अबाउट फतेहपुर सीकरी वो अकबर के द्वारा फाउंड करी गई थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन फिफ्थ। और यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन गिवन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाती है, तो आप वहां पर ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत डन इन मुगल पीरियड इज नोन बाय विच नेम? रेखता, रिसाले हक नामा, एंड रजम नामा, सफैनत उल ओलिया। होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ही ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, रजम नामा। तो रजम नामा इसको कहा जाता है वैसे, और ये एक तरह से रजम नामा का मतलब क्या है? बुक ऑफ वार। पर्शिया में जो रजम है उसको वार कहा जाता है, और नामा को कहा जाता है टेल। और अकबर के समय में 1574 में फतेहपुर सीकरी में एक तरह से एक रिलीजियस प्लेस बनाया गया था इबादत खाना के साथ साथ, और एक था मकताब खाना। मकताब खाना, मकताब खाना क्या था कि यहाँ पर रिलीजियस बुक को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जाता था, जो फेमस रिलीजियस बुक थी या फेमस बुक्स थी। तो यहाँ पर महाभारत को भी कन्वर्ट करा गया था पर्शियन लैंग्वेज में, और राजतरंगिणी और रामायण, महाभारत और भी जो फेमस बुक थी उनको कन्वर्ट करा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद द ट्रांसलेटिंग द उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन? अब देखो यहाँ पर ये क्रेडिट किसको जाता है? अबुल फैजल। अबुल फैजल कौन थे? नवरत्नों में से एक थे अकबर के। और जियाउद्दीन बरानी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत ही फेमस नाम है। एंड ऑप्शन सी है दारा शिको, एंड ऑप्शन डी है शाहजहां। शाहजहां तो मुगल किंग ही थे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दारा शिको। दारा शिको एंड औरंगजेब के बीच में वार ऑफ सक्सेशन भी हुआ था। अच्छा, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में जो वार ऑफ सक्सेशन चले थे, हालांकि वार ऑफ सक्सेशन काफी थे, 4 बैटल्स हुए थे, लेकिन जो मेन बैटल था और जो एक डिसाइडिंग बैटल था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि जिसमें दारा शिकोह की डेथ हो जाती है, देन औरंगजेब रूलर बनते हैं, सिक्स रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्होंने लगभग जो उपनिषद है 50 उपनिषद उनको कन्वर्ट करा था पर्शियन लैंग्वेज में। ये चाहते थे कि जो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम स्कॉलर्स वो जो हिंदुइज्म के टेक्स्ट हैं उनको रीड करें, और इन्होंने भगवत गीता को, योगा वशिष्ठा, इसको भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा वाज रिटन बाय? हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं के द्वारा, मिर्जा कमरान के द्वारा, बैरम खान के द्वारा, गुलबदन बानो बेगम के द्वारा। तो यहाँ पर हुमायूं नामा लिखी गई थी हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बानो बेगम के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है जब ये 8 साल की थी तब इसने हुमायूं नामा लिखी थी। और मिर्जा कमरान कौन थे? ये हुमायूं के ब्रदर थे। बैरम खान वाज अ नोबल ऑफ हुमायूं, और इन्होंने अकबर को राजा बनने में हेल्प करी थी जब हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में, जब ये अपनी खुद की लाइब्रेरी शेर मंडल से उतर रहे होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली गिरने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। देन बैरम खान यहाँ पर अकबर को राजा घोषित कर देते हैं।
जब अकबर 14 साल के होते हैं, और उस समय हेमू दिल्ली को एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि बैरम खान पंजाब में गए होते हैं रिवोल्ट शांत करवाने, और इनको पता लगता है कि हुमायूं के पीछे से डेथ हो गई। और शेर शाह सूरी अंपायर में एक नोबल होते हैं जिनका नाम है हेमचंद्र आदित्य, हेमू इनको कहा जाता है। ये मौके का फायदा उठाते हैं और मौके की नजाकत को समझते हुए एज अ किंग घोषित कर देते हैं अपने आप को दिल्ली का। तो बैरम खान पंजाब में ही अकबर को राजा बनाते हैं, और बैरम खान अपनी सेना को लेकर दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, और इधर से हेमू दिल्ली से रवाना होते हैं, और बीच में पानीपत में बैटल होता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। और इस बैटल में हेमचंद्र हार जाते हैं, मतलब हेमू हार जाते हैं, बैरम खान की जीत होती है। और ये बैटल वैसे हम बैरम खान ने लड़ी थी, लेकिन याद रखते हैं अकबर वर्सेस हेमू। और यहाँ पर याद रखना लास्ट हिंदू रूलर कौन थे जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, हेमू। हम यहाँ गलती कर देते हैं, पृथ्वीराज चौहान को ठीक करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी तो खैर बहुत पहले बने थे रूलर। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि हेमू यहाँ पर लास्ट हिंदू रूलर थे। चलिए, हमने काफी क्वेश्चन कवर कर लिए क्वेश्चन के साथ, है ना। और चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अमीर खुसरो। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा टेक्स्ट अमीर खुसरो के द्वारा नहीं लिखा गया। किरान उस सदायन, मिफ्ता उल फतूह एंड तुगलक नामा, सीरत ए फुरूज शाही। होपफुली यहाँ पर मैं सबके नाम से ही ले रहा हूँ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, सीरत ए फुरूज शाही इन्होंने नहीं लिखा था। अब इन्होंने लिखी कौन कौन सी बुक थी वो एक बार हम देख लेते हैं। किरान उस सदायन एंड मिफ्ता उल फतूह, गुरत उल कमाल, सकियाना नू सिफिर, और तुगलक नामा, निहत उल कमाल एंड अशिका। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ इन नाम को सही से ले पाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि मैंने सही से प्रोनाउंस किया। तो अगर यहाँ पर गलत हो गए तो एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना। बाकी आपको जस्ट इनको याद करना है ना। और अमीर खुसरो एक ऐसे पोएट रहे हैं जिन्होंने अपने समय में नो किंग को बनते हुए देखा है दिल्ली सल्तनत में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए, अच्छा, इनको एक टाइटल दिया गया था, वो टाइटल क्या था मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th सिख गुरु थे, तो उस समय इनके बाद जो सिक्स का रिवोल्ट है मुगल्स के अगेंस्ट में, उसको लीडरशिप पे मतलब सिख की लीडरशिप किसके पास गई थी? गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास, रणजीत सिंह जी के पास, फूला सिंह जी के पास, एंड सिंह बहादुर जी के पास। तो यहाँ पर देखिए, जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ होती है तो उसके बाद लीडरशिप गई थी बंदा सिंह जी के पास। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बंदा बहादुर। और इनको सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। सच्चा बादशाह का जो टाइटल है वो इन्होंने अडॉप्ट करा था जब इन्होंने बहादुर शाह फर्स्ट को हराया था। बहादुर शाह फर्स्ट का जो टेन्योर है वो 1707 से लेकर 1712 तक था, और इन्होंने बैटल ऑफ लोहारगढ़ में हरा दिया था बहादुर शाह फर्स्ट को, बंदा सिंह बहादुर जी ने। और इन्होंने फिर टाइटल अडॉप्ट करा था सच्चा बादशाह, और उसके बाद इन्होंने न्यू कैलेंडर भी इशू करा था एंड कॉइन्स भी इशू करे थे गुरु नानक देव जी के नाम से एंड गुरु गोविंद सिंह जी नाम से। एंड उसके बाद यहाँ पर याद रखना कि जब फारूक शाह रूलर बनते हैं 1713 से लेकर 1719, क्योंकि बहादुर शाह फर्स्ट के बाद तो जहंदर शाह बनते हैं ना रूलर 8-9 महीने के लिए। उसके बाद फारूक शाह जैसे रूलर बनते हैं तो ये एग्जीक्यूट करते हैं किसको? बंदा सिंह बहादुर जी को। तो यहाँ पर इनको एक तरह से कैप्चर किया जाता है और देन एग्जीक्यूट करा जाता है फारूक शाह के द्वारा। तो होपफुली आपको जो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे वो समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।